हाँ, तो नमस्कार विद्यार्थियों। स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन 10वीं एक्सरसाइज, और 10वीं एक्सरसाइज जो है वो है सदिश। तो आज बात करते हैं अपन सदिश के बारे में कि सदिश क्या होता है, कैसे अपन इसको गणित में पढ़ते हैं। जैसे 11वीं तक तो आपने देखा होगा कि सदिश जो पढ़ते थे अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते थे, है ना। फिजिक्स के अंदर होती थी सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है ना। सदिश कितने प्रकार की होते हैं, वो सारी की सारी बात अपन करेंगे इस गणित के अंदर। तो देखिए चलते हैं अपन गणित के अंदर। और सदिश है, जैसे एक्सरसाइज 10वीं है, और 10वीं एक्सरसाइज का नाम है अपने क्या, सदिश। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको क्या, वेक्टर। देखिए इस पे चलने से पहले मैं बात करता हूं कि जो भौतिक राशियां होती है अपनी, वो दो प्रकार की होती है। एक राशि होती है जिसको अपन बोलते हैं सदिश राशि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेक्टर। ये जो सदिश राशि है इसके अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं परिमाण, और दूसरी चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, दिशा। ये होती क्या है इसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। एक सेकंड के लिए मैं एक और बता देता हूं। सदिश राशि है, और एक राशि होती है जो क्या होती है, अदिश राशि है। अदिश होती है, इसको स्केलर बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, स्केलर क्वांटिटी। ये अदिश है और वो सदिश है। इसके अंदर केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ती है, परिमाण की। मतलब इन चीजों को समझिए आप। जैसे मैं मान लूं आपको कह दूं कि मुझे बताइए कि आपकी हाइट क्या है, मीन्स आपकी ऊंचाई क्या है। तो आप सिंपली जवाब दे दोगे कि मेरी तो जो हाइट है वो 6 फीट है, 5 फीट है, 7 फीट है, जितनी भी है। मतलब अपन ने सिर्फ इतना सा कह के छोड़ दिया कि मेरी तो हाइट 6 फीट है, मतलब अपन ने परिमाण बता दिया। कैसे? अब जैसे मैं बात करता हूं, जैसे एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है यहां पे। अब इसके पास में क्या है, फुटबॉल है, और ये फुटबॉल इसको देना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, ये आदमी जो है फुटबॉल इसको देना चाहता है। तो ये क्या करेगा, उस पे बल लगाएगा। उस वस्तु पे बल, मान लो 5 न्यूटन से 4 न्यूटन से बल लगाएगा तो इसके पास आ जाएगी। अब क्या वो सिर्फ 5 न्यूटन उस पे बल लगा दे तो इसके पास आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। वो बल अगर उत्तर दिशा के अंदर मार दे 5 न्यूटन बल से, तो वो तो उत्तर में चली जाएगी। दक्षिण में मार दे, दक्षिण में चली जाएगी। कहीं पर भी मार दे, चली और दिशा में जाएगी। जहां पे उसको भेजना है वहां पे नहीं पहुंच पाएगी। वहां तो कब पहुंच पाएगी, जब वो उसी की दिशा के अंदर उस पे है ना बल लगाएगा, तभी पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बल लगा रहा है, और बल के साथ साथ में 5 न्यूटन बल तो लगा रहा है, परंतु इसको ये जो दिशा है, अगर बात करें दिशाओं की, तो जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। इस डायरेक्शन में, ईस्ट साउथ तो डायरेक्शन में अगर वो फेंकेगा, उस पे बल लगाएगा 5 न्यूटन, तो इसके पास पहुंच पाएगी, अदरवाइज इसके पास नहीं आएगी, कहीं और ही जाएगी। तो इसका मतलब अपन ये कहते हैं, इसी हिसाब से कहते हैं कि सदिश और अदिश क्या होती है। सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो। ये ही देखो, ये गेंद इसको देनी है, फुटबॉल देनी है, तो दोनों चीजों की जरूरत होगी। एक तो 5 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, और दूसरा डायरेक्शन उसकी दिशा में ही होनी चाहिए। यानी जहां अपन फेंक रहे हैं वो ईस्ट और साउथ में है, तो ईस्ट साउथ में ही फेंकनी पड़ेगी, अदरवाइज कहीं और चली जाएगी और अपना काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मतलब इस राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक परिमाण की, एक दिशा की। इसलिए ये जो बल है एक तरह की क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे ऊंचाई 6 फीट, ऊंचाई का मतलब है क्या, ऊंचाई का मतलब तो ऊंचाई की हाँ ऊपर है। ये तो नहीं कि ऊंचाई कह दे मेरी तो उत्तर में ऊंचाई इतनी है, मेरी तो दक्षिण में ऊंचाई इतनी, नहीं। ऊंचाई तो ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई 6 फीट, केवल परिमाण की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको तो कहा क्या, अदिश राशि। परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ी, इसलिए कहा इसको क्या, सदिश राशि। कुछ राशियां हैं, जैसे मैं बात करूं तो उनको सदिश और अदिश के अंदर व्यक्त करना होता है। अपने इस 10.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर इसी के ही सवाल है कि आप बताइए कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तो मैं बात करूं, जैसे सदिश की बात करूं तो अपन बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन एक तरह की क्या है, सदिश राशि है। मैं साथ साथ में भी इसकी बात करूं अदिश की, तो यहाँ पे अदिश राशियां लिखते जाऊं, यहाँ पे लिखता जाऊं अदिश राशियां। जैसे विस्थापन की बात करें सदिश राशि है, और मैं दूरी की बात करूं तो ये क्या है, अदिश राशि है। दूरी मीन्स किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा चला गया अधिकतम पथ, तय किया गया अधिकतम पथ होता है, वो तो क्या होती है, दूरी।
और जो न्यूनतम पथ होता है वो क्या होता है, विस्थापन होता है ना। तो वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इतनी परिभाषाओं और से ज्यादा मतलब नहीं है। विस्थापन एक तरह की सदिश राशि है और ये एक तरह की अदिश राशि है। समझना चाहो तो इसको देखो कैसे। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे उसको यहाँ पे जाना है, तो वो क्या करेगा, हो सके अगर ये सीधा साधा है अपनी तरह तो वो एकदम सीधा सीधा इस रास्ते से चला जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर कोई घुमंतु है तो वो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, ऐसे जाके और यहाँ आएगा। अब देखना, ये उसने ज्यादा पथ चला, जो अधिकतम चला गया पथ है, ये तो है उसकी दूरी। इसमें तो डायरेक्शन की कहां जरूरत पड़ी, दिशा की कहां जरूरत, वो ऐसे जाता तो भी इधर आ जाता, कैसे भी जाता तो वो उसका जो गंतव्य स्थान है जहां पहुंचना है वो आ जाता। तो ये वाली तो दूरी है, दिशा की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। परंतु अगर विस्थापन तो न्यूनतम पथ होता है, इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ही जाना है तो ही विस्थापन होगा, अन्यथा वो विस्थापन नहीं होगा। तो ये डायरेक्शन अगर यहाँ से सीधा डायरेक्ट इधर जाएगा तो ही इसके ना न्यूनतम पथ होगा। अगर ये ऐसे जाके गया तो भी अधिकतम पथ हो जाएगा, ऐसे जाके गया तो भी हो जाएगा, ऐसे जाना पड़ेगा। इसका मतलब विस्थापन के अंदर परिमाण के साथ साथ में किसकी जरूरत पड़ी, दिशा की भी। इसलिए कहते हैं कि विस्थापन है वो तो सदिश राशि और जो दूरी है वो अदिश राशि है। ऐसे ही विस्थापन बट्टे समय जो होता है वो अपनी क्या होती है, वेग होता है, और दूरी बट्टे समय जो होती है वो क्या होती है, चाल होती है। तो इस हिसाब से चाल तो हो गई अदिश राशि और यहाँ पे वेग हो गया क्या, सदिश राशि। ऐसे ही और बात करें तो जैसे अभी अपन बात कर रहे थे गेंद पे बल लगाने वाली, बल भी क्या है, एक तरह की सदिश राशि है। और अगर बात करें अपन त्वरण की तो त्वरण भी क्या है, एक तरह की सदिश राशि है ना। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग सदिश है तो फिर त्वरण तो सदिश होना ही है। इधर अगर बात करें दूरी की, चाल की, बात करें अगर क्षेत्रफल की, बात करें अगर घनत्व की, है ना, बात करें अगर अपन किसकी आयतन की, बात करें अपन किसकी विद्युत धारा की, ये एक यहाँ पे जाके थोड़ी सी समस्या आती है। जो बच्चे फिजिक्स में पढ़े हैं उनको तो अच्छे से ध्यान होगा कि विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर भी जैसे अपन ये बैटरी है या सेल जो भी है, यहाँ से करंट निकलती है, विद्युत धारा निकलती है, प्लस से निकलती है और माइनस से वापस चली जाती है। मान लो प्लस से 5 एम्पियर धारा निकली और यहाँ से माइनस से वापस चली गई, तो फिर इसके अंदर दो चीजें हैं, परिमाण भी है और इसकी क्या है, डायरेक्शन भी है, निश्चित दिशा भी है। फिर भी ये अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि अपन जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे अपन आगे की क्लासों में बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो समस्याएं होती है वो जटिल होती जाती है। सदिश और अदिश की परिभाषाएं जो अपन 9वीं क्लास में पढ़ते हैं उससे थोड़ी जटिल 12वीं में आ जाती है, और आगे जैसे चलते हैं वैसे वैसे इनकी परिभाषाएं हैं वो थोड़ी सी जटिल होती जाती है। तो कहते हैं कि कोई भी राशि अगर सदिश है तो उसको केवल इन दो बातों के आधार पे ही सदिश नहीं कह सकते। अगर कह सकते तो ये भी एक तरह की धारा भी एक तरह की सदिश राशि होती, परंतु कहते हैं कि धारा एक अदिश राशि है। इसका कारण ये है कि कोई भी सदिश राशि तभी कहलाएगी जब ये दो बातें तो हो ही हो, पर इसके साथ में वो सदिश के जितने भी नियम होते हैं उन नियमों का भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, तभी जाके सदिश होगी। सदिशों के नियम जैसे त्रिभुज का नियम होता है, चतुर्भुज का नियम होता है, वो वाले नियमों का भी अगर पालन करती है तो सदिश है, नहीं तो सदिश। ये वाली इन दो बातों को तो पूरा करती है, परंतु तीसरी बात की ये सदिश के जितने भी नियम होते हैं उन नियमों को फॉलो नहीं करती, नहीं करती, तो फिर इसका मतलब ये किस राशि में कहलाती, अदिश। अपवाद स्वरूप भी याद रख लो, भली कहीं पेपर में पूछ ले, चाहे फिजिक्स में पूछ ले चाहे अपने मैथ्स के अंदर पूछ ले, वो ये ही आनी है कि विद्युत धारा तो अदिश राशि ही है। चलिए, सदिश और अदिश समझ गए क्या होती है। बहुत सारी राशियां होती है, जैसे अपने 10.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आएगी, वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। आगे चलते हैं अपन और आगे बात करते हैं किसकी, स्थिति सदिश की बात करते हैं। यानी कि स्थिति सदिश में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैं आगे बात करता हूं किसकी, आगे बात करता हूं मैं स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश, आगे बात करता हूं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मीन्स पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिंदु है और उसकी स्थिति को बता दे। स्थिति मीन्स कि वो है कहां पे, ये बता दे, तो वो वाला क्या कहलाता है, उसका स्थिति सदिश। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो ये एक मैं तल बनाऊं, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं क्योंकि आगे और काम आएगा अपने ये आगे टॉपिक बताने में, तो मैं इसको एकदम साफ सुथरा बड़ा बनाता हूं। ये एक कोई तल है जिसके अंदर मान लो ये तीनों एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। मान लो यहाँ पे मूल बिंदु है, क्योंकि 0 0 होता है मूल बिंदु, यहाँ 0 0 0। कोई बिंदु P है यहाँ पे जिसके निर्देशांक मान लो x y z है, मतलब x अक्ष दिशा में x, y अक्ष दिशा में y और z अक्ष दिशा में z है। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y और z है और ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसको चाहे ऐसा लिख दो, OP सदिश लिख दो, चाहे इसको R सदिश लिख दो ऐसे, चाहे इसको A सदिश लिख दो, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख दो। परंतु ये जो OP वाली लाइन है, ये लाइन इस P की स्थिति को प्रदर्शित करती है किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो स्थिति सदिश की भी परिभाषा ही ऐसी ही होती है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाला सदिश होता है, वो क्या कहलाता है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP सदिश या R सदिश जो है वो इस P की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा पूछे तो ये लिख देना है कि किसी भी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश बताता है वो वाला क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। अगर इस स्थिति सदिश यानी इस OP सदिश का मुझे क्या निकालना, परिमाण निकालना है, तो परिमाण अपन 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी सूत्र से इसका क्या निकल जाएगा, परिमाण निकल जाएगा। तो मैं अगर इस OP सदिश का परिमाण को मापांक में लिखते हैं, ऐसे मापांक से दर्शाया जाता है, और ये अगर लिखूं और फॉर्मूला बनाऊं तो x1 माइनस x2 तो क्या आ जाएगा, सॉरी x2 माइनस x1 जो भी करना है तो उससे x स्क्वायर आ जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो उससे y स्क्वायर आ जाएगा, और z2 माइनस z1 करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। तो किसी भी स्थिति सदिश का अगर परिमाण पूछ ले तो उसको ऐसे निकालते, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी उसके जो निर्देशांक हैं उन्हीं का वर्ग करके जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल दो, वो भी क्या आ जाएगा अपने पास में, उस स्थिति सदिश का परिमाण आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, स्थिति सदिश की। एक में और आगे बात करता हूं, एक में बात करता हूं किसकी, दिक् कोसाइन की। मैं बात करता हूं किसकी, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, दिक् कोसाइन क्या होते हैं। अगर मैं ऐसा मान लूं, मैं एक बार इसको थोड़ा डिलीट कर दूं, मैं अगर ऐसा मान लूं कि ये जो बिंदु P है और इसके जो अलग अलग ये जो OP है ये अलग अलग अक्षों के साथ अलग अलग कोण बना रहा है। मान लो ये OP सदिश जो है वो x अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, ये जो OP सदिश है y अक्ष के साथ में बीटा कोण बना रहा है, और ये OP सदिश z अक्ष के साथ में मान लो गामा कोण बना रहा है, z अक्ष के साथ में गामा कोण बना रहा है। और इन कोणों को यदि कॉस के साथ में लिख दिया जाए तो वो इसके क्या बन जाते हैं, कोसाइन। कैसे, जैसे मैं लिख दूं ऐसे कॉस अल्फा, मैं ऐसे लिख दूं कॉस बीटा, मैं ऐसे लिख दूं कॉस गामा। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो है वो इस बिंदु के या इस सदिश के क्या कहलाते हैं, दिक् कोसाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। इसको अपन लिखते हैं, इसको L से लिखते हैं, इसको M से लिखते हैं और इसको N से लिखते हैं, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू M L लिख सकते हैं, इसको M इसको N। तो मान लो कभी आपको दे दे कि कोई स्थिति सदिश है OP और वो x अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और आपको कह दे कि उसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि cos 30, और cos 30 का जो भी मान आ जाएगा वो इसके क्या आ जाएंगे, दिक् कोसाइन आ जाएंगे। इतनी सी बात याद रखनी है। दिक् कोसाइन क्या होते हैं उसको याद कैसे रखना है
कि यदि कोई स्थिति सदिश x अक्ष के साथ में अल्फा, y अक्ष के साथ में बीटा और z अक्ष के साथ में गामा कोण बना रहा है, तो उन कोणों को अगर अपन कोस के साथ में लिख दें तो वो वाला जो मान होता है वो उसका क्या कहलाता है, दिक कोसाइन कहलाता है। इसको एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं और एक फैक्ट होता है, इनका गुणधर्म होता है कि अगर अपन l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर कर दें तो ये हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपने पहले 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, 12वीं में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वहां पे पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितने भी कैसे भी एंगल रख दो भली, उनका योग, वर्गों का योग हमेशा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे ही अगर इन दिक कोसाइनों के वर्गों का योग कर दे तो हमेशा और हमेशा इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में एक और चीज आती है आगे, और वो चीज आती है क्या, वो होती है दिक अनुपात। वो क्या होते हैं, दिक अनुपात। दिक अनुपात बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, देखिए है तो इसी हिसाब का ही, जैसे डायरेक्शन कोसाइन है वैसे ही डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ पे एल एम एन है, वहां पे कुछ और आ जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और स्पष्ट बनाता हूं। मैं इनको, आपको अगर लिखना है तो आप एक बार इनको लिख लीजिए कि सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण जो भी है। अदिश राशियां जिसके अंदर केवल परिमाण होता है, जैसे बात करें दूरी, चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा। स्थिति सदिश लिखना चाहो तो लिख लेना कि ऐसा कोई सदिश जो किसी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है वो वाला स्थिति सदिश कहलाता है। और इसका परिमाण जो होता है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। फिर बताना दिक कोसाइन क्या होते हैं। दिक कोसाइन में लिखना कि यदि कोई स्थिति सदिश x y अक्ष और z अक्ष के साथ में क्रमशः x y अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रहा है तो उस कोण के साथ में अगर कोस लगा दिया जाए तो वो मान उसके क्या बन जाएंगे, दिक कोसाइन। और ये दिक कोसाइन हो जाएंगे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। इसको क्रमशः एल, एम और एन से लिख देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं, इरेज करता हूं और इसको वापस बनाता हूं। देखिए डायग्राम को, इसको भी इरेज कर देता हूं इधर से। अब देखिए ये मान लो यहीं पे P सदिश है, P जो स्थिति है उसकी x, y और z। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान लूं कि ये जो x अक्ष पर है वो A बिंदु पे मान लो ये x दूरी है, क्योंकि इस बिंदु का मतलब क्या होता है कि वो x दूरी पर है। ये बिंदु B मान लेता हूं, ये मान लो y दूरी पर है, और ये बिंदु C मान लेता हूं, ये मान लो z दूरी पर है ना। ये B और ये C, यहाँ पे B लिख दो, ये y अक्ष है। अब मैं देखो थोड़ा सा इस डायग्राम को है ना जटिल बनाता हूं और मैं इसको ऐसे बनाता हूं। मैं इन दोनों को मिला देता हूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी आपस में ऐसे मिला देता हूं, इसको बनाया ऐसे, इसको मिला देता हूं इससे, और इसको ऐसे मिला देता हूं और इसको ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक घनाभ बना दिया ऐसे ही, इसको भी मिला दिया इधर, इसको भी मिला दिया इधर और इसको भी मिला दिया इधर। ये एक तरह का क्या बना दिया मैंने, घनाभ बना दिया। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो मैं क्या करूं, देखिए मैं इसको इससे मिला दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिला दूं क्या फर्क पड़ता है, पर इससे फर्क ये पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। मैं अगर यहां से इसको मिला दूं ऐसे, इसको अगर यहां से मिला दूं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर मैं इनको वहां से मिला दूं, इसको कहां से, ध्यान से समझना, वैसे तो ये दोनों समांतर लाइनें लगेगी, परंतु अगर मैं इसको मिला दूं यहां से तो यहाँ पे ए पे कोण बनेगा, वो समकोण होगा। आप ये समझिए कि ए बिंदु पे इससे जो डायरेक्ट कोण बनता है वो यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का और यहाँ पे भी 90 का। अगर ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो कि आप त्रिभुज ओ ए पी को देखो, ओ ए पी को अगर देखो तो ओ ए पी ये है, देखो ओ से ये ए और फिर डायरेक्ट यहां से पी, मतलब यहां से मैं त्रिभुज बनाऊं तो देखो ये ओ है ना, यहाँ पे ए और यहाँ पे पी, ऐसा बनाऊं
तो ये मान लो त्रिभुज ऐसे कुछ बन रहा है, वहां तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा एकदम स्पष्ट, पर ऐसा बन रहा है। ये वाला कोण वहां पे बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का समकोण बन रहा है। ये ओपी जो है, मान लो ये ओपी है, ये आर सदिश है। ये ओए जो है ये आपको पता है एक्स है ना। आर मान लो, इसका परिमाण मान लो आर है या आर सदिश है। मैं अगर बात करूं और यहां से बात करूं, ये वाला जो कोण है ये कोण कितना यहाँ पे अल्फा है, ये कोण अल्फा है। मैं अगर कोण कोस अल्फा की अगर बात करूं, तो अपन जब ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं और कोस अल्फा की अगर बात करते हैं, तो कोस अल्फा तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा देखना, आपको पता है जो अपन समकोण होता है उसके सामने होता है वो तो कर्ण होता है। तो ये समकोण है, इसके सामने तो ये तो कर्ण है अपना। जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने जो होता है वो तो क्या होता है, लंब होता है। जो बच गया वो क्या होता है, आधार होता है इतना। अगर मैं cos अल्फा बराबर रख दूं, तो आधार देखो, आधार कितना है अपने पास में x बट्टे कर्ण कितना है, देखो कर्ण यहाँ से क्या है, r है। मैं इसको r लिख दूं, इसका परिमाण लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो। इसका मतलब cos अल्फा आ गया अपने पास में कितना, x बट्टे में r। और यहां से अगर मैं मान निकालना चाहूं x का, तो x आ जाएगा क्या मेरे पास में, cos अल्फा और क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं, cos बीटा निकालना चाहूं, तो ये वाला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ले लेता हूं, देखो कौन सा, ये वाला समकोण त्रिभुज। और अगर इस त्रिभुज के अंदर मैं बात करूं, समकोण ये है तो इसके सामने ये कर्ण, ये कोण यहाँ पे बीटा बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अगर मैं इसी के अंदर बात करूं त्रिभुज बी और पी की, तो यहां से क्या हो जाएगा देखना, cos बीटा बराबर, यहाँ पे भी cos आएगा तो आधार बट्टे कर्ण, यहाँ से आधार देखो ये है और ये मान तो y के बराबर है बट्टे में इसका जो कर्ण है ये कितना है, r है। तो इसका मतलब y भी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा r। और ऐसे डायरेक्ट में लिख सकता हूं क्या, कि cos गामा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा z बट्टे r। इसका मतलब z इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में क्या, cos बीटा और r। और इन्हीं को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, l होता है तो lr लिख सकता हूं। इसको थोड़ी देर बाद में m लिखा था तो इसको mr लिख सकता हूं। इसको थोड़ी देर पहले n लिखा था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, nr। इसका मतलब अगर इनको उसके स्थिति सदिश जो है उस स्थिति सदिश के परिमाण से गुणा करवा दें, तो वो वाले क्या बन जाते हैं, दिक् अनुपात बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिक् अनुपात है वो ऐसे होते हैं, एल आर, फिर होते हैं क्या, एल आर, फिर होते हैं एम आर, और फिर क्या, एन आर। यानी इनको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे, ए से, बी से और सी से। ए बी सी जो है ये इसके क्या होते हैं, एबीसी जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। और वो जो होते हैं दिक् कोसाइन के अंदर अगर उस स्थिति सदिश के परिमाण की गुणा करवा दें, तो वो वाले क्या बन जाते हैं, अपने दिक् अनुपात बन जाते हैं। जब अपन सवाल करेंगे आगे इनके, तो इनको और अच्छे से समझेंगे कि क्या करना है अपने को। जो भी अपने पास में दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन आए थे, डायरेक्शन कोसाइन आई थी, उन डायरेक्शन कोसाइन को उस स्थिति सदिश के परिमाण से गुणा करवा दो, वो किसके बराबर आ जाएगा अपने, वो आ जाएगा दिक् अनुपात के बराबर। इनको क्रमशः एबीसी से प्रदर्शित करते हैं। और कल को गलती से कहीं पेपर में ऐसा आ जाए तो कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 होता है क्या, ये हरगिज नहीं होता। इसको ऐसे लिखा जाता है कि कभी भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 1 होता है, जबकि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर जो होता है वो कितना होता है, एक के बराबर होता है। तो इतनी बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको अगर ये उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज जो है 10.1 उस पे चलते हैं और उसके सवाल करते हैं कि कौन से सवाल है। पहले अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे और बाद में सीधे डायरेक्ट काम पे चलेंगे, एक्सरसाइज 10.1 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में यही है जो यहाँ पे अपन ने बातें पढ़ ली। तो अगर यहाँ से ये बातें समझ में आ गई तो अब तो एक्सरसाइज कुछ ही नहीं है। ये बातें समझ में अगर नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को पुनः चला लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगी, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मैं चलता हूं, आपके पास भी बुक होगी,
एनसीईआरटी की बुक है, 10.1 एक्सरसाइज है, उसको आप खोल लीजिए और उसके अंदर से अपन सवाल करते हैं। जैसे ये एनसीईआरटी की भाग 2 बुक है, ये सबके पास होगी और इसके अंदर दे रखा है, उसमें आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इससे पहले जैसे एक चीज और रह जाती है, जैसे मैं उसको पहले क्लियर कर दूं और फिर अपन आगे चलते हैं। जैसे इसी के अंदर पढ़ते हैं अपन क्या, आगे पढ़ते हैं क्या, आगे पढ़ते हैं अपन सदिशों के प्रकार, है ना। सदिशों के कुछ प्रकार होते हैं, तो मैं आगे अपन पढ़ते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार देखो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश जैसे कुछ बहुत वैसे तो प्रकार बहुत होते हैं सदिशों के, है ना, बहुत सारे प्रकार होते हैं सदिशों के। फिजिक्स के अंदर आप जब जाते हैं तो बहुत प्रकार से अपन सदिशों को पढ़ते हैं, पर कुछ यहाँ पे प्रकार है उनको देखिए। जैसे पहला सदिश है जिसको अपन बोलते हैं क्या, शून्य सदिश। पहला जो सदिश है वो आता है क्या, शून्य सदिश, जिसको बोलते हैं क्या अपन, नल वेक्टर बोल दो या जीरो वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही होती है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण यानी कितना हो, शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, वो वाला क्या कहलाता है, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर कहलाता है। इसको ए सदिश से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको बी से। ए बी बी का मतलब कि वो एक बिंदु, उसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है, बी ही है। प्रारंभिक बिंदु भी बी और अंतिम बिंदु भी बी, इसलिए बी सदिश से लिख दिया। तो जो एक ही बिंदु पे है उसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य, वो वाला क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। दूसरा सदिश है, दूसरा सदिश जैसे अपन बोलते हैं क्या, इकाई सदिश बोलते हैं जिसको, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। आपने बहुत बार देखा होगा फिजिक्स के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हैं, तो वो जो होते हैं आई, जे और के कैप जो होते हैं वो इकाई सदिश होते हैं। आई जो होता है वो एक्स अक्ष में इकाई सदिश होता है, जे कैप जो होता है वाई अक्ष में होता है और के कैप होता है वो जेड अक्ष के अंदर इकाई सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं कि इनका जो परिमाण होता है, इनका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, इकाई होता है। इकाई मीन्स कितना होता है, एक होता है। इसको ए कैप से प्रदर्शित, ए कैप से कह दो, आर कैप से प्रदर्शित कर दो, किसी से भी प्रदर्शित कर दो, पर जो भी इकाई सदिश होता है उस पे क्या लगा देते, कैप। ये ऐसे जो टॉपी सी बनी हुई है ये क्या कहलाती है, कैप टॉपी। तो ए कैप से पढ़ा जाता है या आर कैप से पढ़ा जाता है, जहां पे आप आई जे के कैप वालों से परिचित हो पहले से ही। तीसरा जो सदिश है वो सदिश है जिसका नाम है समान सदिश। समान सदिश का मतलब इक्वल सदिश। समान सदिश का मीन्स इक्वल सदिश, यानी इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, दोनों चीजें इक्वल होती है। मतलब दो सदिश होते हैं, दोनों सदिशों के परिमाण और दिशा जो होती है वो अगर समान हो, दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान हो तो वो वाले क्या कहलाते हैं, समान सदिश। कैसे, जैसे देखो मान लो एक ए सदिश है ऐसे और दूसरा ये बी सदिश है ऐसे, तो यहाँ पे जितनी लंबाई उसकी है उतनी लंबाई इसकी है, क्योंकि किसी भी तीर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है और जो ये तीर बना हुआ है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब ये दोनों परिमाण में भी बराबर है और इनकी दिशा में भी बराबर है, तो इसका मतलब ये वाले सदिश क्या कहलाएंगे, बराबर या समान सदिश कहलाएंगे, इक्वल सदिश कहलाएंगे। इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ए सदिश बराबर होगा क्या, बी सदिश के। आगे चले तो आगे आता है एक और जिसको अपन बोलते हैं सह आदिम सदिश। ये ज्यादातर अपन वहां पे नहीं पढ़ते फिजिक्स में। सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है इसको। को इनिशियल वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इनके उत्पत्ति बिंदु या प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं, बाकी इनकी डायरेक्शन भली कुछ ही हो। यानी ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है वो वाले क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। ये मान लो ए सदिश है, ये मान लो बी सदिश है, ये मान लो सी सदिश है, तो ये ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश तीनों क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है या प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही जगह से हुआ है। यानी कोई भी जैसे सदिश होता है तो इसका ये बिंदु है, ये तो क्या कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु,
और ये जो होता है ये क्या कहलाता है, इसका अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु जिन सदिशों के क्या होते हैं, एक ही होते हैं, वो वाले सदिश क्या कहलाते हैं, सह-आदिम सदिश कहलाते हैं। इसके बाद में एक सदिश और आता है जिसको अपन बोलते हैं ऋणात्मक सदिश, जिसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक सदिश या ऋण सदिश, या इसको विपरीत सदिश भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं इसको। नेगेटिव वेक्टर में होता क्या है देखो, यानी दो सदिश होते हैं, दो सदिशों के परिमाण तो क्या होते हैं, दो सदिश होते हैं जिनके परिमाण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, विपरीत होती है एक दूसरे के। डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। वो वाले सदिश क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ए सदिश है और दूसरा बी सदिश है, दोनों के परिमाण बराबर है, परंतु एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन उधर है। तो इसका मतलब ये दोनों ऋणात्मक सदिश है और इनको ऐसे लिखा जाता है कि ए सदिश इक्वल टू माइनस बी सदिश। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर डायरेक्शन विपरीत और परिमाण समान हो तो वो विपरीत सदिश कह दो, चाहे उसको क्या कह दो, ऋणात्मक सदिश कह दो। इसके बाद में एक छठा और सदिश आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं संरेख सदिश, जिसको बोलते हैं क्या, संरेख सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है इसको। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं, यानी कि दो हो चाहे तीन हो चार हो, कितने भी सदिश हो, वो किसी एक ही रेखा के समांतर हो, चाहे उनकी दिशा भली कुछ ही हो। यानी ये तीन सदिश है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, ये तीनों एक ही रेखा के समांतर है, यानी तीनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये सदिश जो है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, तीनों क्या कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे। इनके चाहे परिमाण कुछ भी हो, चाहे दिशा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि ये वाले क्या होने चाहिए, कि किसी एक ही रेखा के समांतर होने चाहिए। तो इस हिसाब से अपने मैथ के अंदर ये 6 सदिश है, शून्य सदिश, इकाई सदिश, समान सदिश, सह-आदिम सदिश, ऋणात्मक सदिश और संरेख सदिश। आपको अगर उतारना है तो इनको उतार लीजिए, नहीं तो अपन इसके बाद में चलते हैं आगे। एक्सरसाइज जो है अपनी 10.1, तो आप इसको उतारना है तो आप इसको वीडियो को रोक के उतार लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं और आगे चलते हैं 10.1 जो एक्सरसाइज है अपनी उस पे, और उस पे जो जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है, और अपन जल्दी जल्दी उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। पहले तो उसके 3 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को करते हैं, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जो 10वीं एक्सरसाइज है ये कक्षा 12 की पार्ट 2 बुक है, सारों के पास में होगी, और इसके अंदर अपने लिखा हुआ है काम पे पेज नंबर 444 पे, और ये लिखा हुआ है, पहला उदाहरण लिखा हुआ है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, वैसे आप सबके साथ पास में बुक होगी तो आप बुक के अंदर देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। यानी जैसे डायरेक्शन तो आपको पता है, 4 डायरेक्शन होती है नॉर्मली, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, यानी उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। वो कह रहे हैं दक्षिण से 30 डिग्री, मान लो कोई सदिश है वो वाला इधर दक्षिण की ओर स्थित है, मान लो यही सदिश है यहाँ पे स्थित है, और ये 30 डिग्री पश्चिम में चला जाता है, यानी इधर पूर्व और इधर पश्चिम, मतलब ये पश्चिम की ओर चला जाता है, इधर चला जाता है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इधर भेज दिया, मतलब पहले ये सदिश यहाँ था, अब पश्चिम की ओर चला गया, कितने डिग्री, 30 डिग्री में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। मतलब ये जो सदिश था ये 40 किलोमीटर का था, तो वहां भी 40 किलोमीटर ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसका परिमाण तो चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम के अंदर अपने को अगर विस्थापन करवाना है तो वो क्या हो जाएगा इस हिसाब से, और इसके डायरेक्शन ऐसे बता देंगे यहाँ से कि ये इधर, और यहाँ लिख देंगे 40 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर विस्थापित हुआ है, तो इस हिसाब से प्रदर्शित कर देंगे उसको। तो आलेखीय निरूपण करना था, बस इतना सा बताना था। दूसरा, जैसे दे रखा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जैसे पहला लिखा हुआ है 5 सेकेंड, 5s लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 सेकेंड। अरे समय है, समय तो कैसी राशि है,
समय तो अदिश राशि है, कोई दिशा की जरूरत थोड़ी होगी। उत्तर दिशा में 5 बजे हैं, दक्षिण दिशा में 5 बजे हैं, उत्तर में 5 सेकंड, कोई जरूरत नहीं होती। फिर दे रखा है दूसरा सवाल 1000 सेमी क्यूब। 1000 सेमी क्यूब, सेमी क्यूब से आप जानते हो कि यहाँ पे तो आयतन की बात कर रहा है ना। सेमी क्यूब का मतलब आयतन की बात कर रहा है, और आयतन अपन जानते हैं अदिश राशि होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर आगे कह रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, न्यूटन तो किसका मात्रक होता है? बल का। बल की बात कर रहा है, बल के अंदर दिशा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सदिश राशि। तो बल है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके बाद में आगे दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? चाल की बात कर रहा है, और चाल तो अपन जानते हैं कैसी राशि है? अदिश। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर दे देता तो वो चाल ना बढ़ के वेग बन जाती और वो सदिश राशि होती। इसके बाद में दे रखा है अपने 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, इसका मतलब ग्राम सेमी क्यूब जो होता है ये घनत्व का मात्रक होता है, डेंसिटी की है ना इकाई होती है ये। और इस घनत्व जो है ये घनत्व भी एक तरह की कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद में दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर। फिर दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, और किधर? उत्तर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या दे दिया? स्पीड तो दे दी, पर साथ में डायरेक्शन भी दे दी। इसका मतलब यहाँ पे ये चाल ना रह के क्या हो जाएगा? वेग बन जाएगा, और वेग तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मतलब समय अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, बल सदिश राशि, चाल अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, और उत्तर में जो वेग है वो क्या होगा? सदिश राशि होगा। ऐसे ही आगे दे रखा है आकृति 10.5 में, यानी तीसरा एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल, और एक तीसरा एग्जाम्पल और दे रखा है, और उसमें एक डायग्राम बना के दे रखा है। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे दे रखा है, फिर एक ऐसे दे रखा है, और फिर यहाँ से ऐसे दे रखा है, एक इधर और एक इधर। ये वाला सदिश है वो ए सदिश है, ये वाला बी सदिश है, और ये वाला सी सदिश है, और ये वाला डी सदिश है। ऐसे ये वाला डी सदिश है। ऐसे डायरेक्शन दे दी सारों की, है ना। इसको लिखो ऐसे तो सी सदिश लिखूं, और ऐसे लिखो, मतलब ये इधर जा रहा है तो डायरेक्शन इधर, वो ऊपर जा रहा है तो इसकी लिख दो ऐसे डायरेक्शन की, ये ऊपर जा रहा है तो इसको ऐसे लिख दो, और ऐसे डायरेक्शन लगा दो। इसकी डायरेक्शन उधर और उसकी डायरेक्शन उस साइड में। ये कह रहा है कि सरेख है, निम्न में से कौन सरेख है? सरेख का मतलब अभी देखा था कि एक ही रेखा के क्या होने चाहिए? सारे समांतर होने चाहिए। तो एक ही रेखा के समांतर देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है ना। ये एक दूसरे के समांतर है, तो यहां से अपने क्या आ जाएगा? ये समांतर है। तो ये विपरीत दिशा में, मैंने यहाँ पे बताया था कि दिशा भली कुछ भी हो, एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समांतर। ये और ये भी तो एक दूसरे के समांतर है, और ये भी तो एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि है ना, सरेख तो ए सदिश, और कौन सा? सी सदिश, और कौन सा? डी सदिश। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? सरेख सदिश है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? ये समांतर है। फिर कह रहा है समान सदिश। समान सदिश तो वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो? एक जैसी हो। तो परिमाण इसका और इसका, और दिशा इसकी इसकी एक, इसकी दिशा तो विपरीत बढ़ जाती है ना। तो इसका मतलब ए सदिश और सी सदिश है, ये वाले क्या है? समान है। यानी ये वाले सदिश तो कैसे हैं? सरेख। ये वाले सदिश कैसे हैं? समान है। इसके बाद में आगे चले तो आगे है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश मैंने बताया था क्या होते हैं? सह आदिम सदिश वो होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, बाकी आगे चाहे कुछ भी हो। तो प्रारंभिक बिंदु देखो, यहां से अगर मैं बात करूं तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये, इसका प्रारंभिक बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु, मतलब इन तीन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इसका मतलब जो बी सदिश है, जो सी सदिश है, जो डी सदिश है, ये तीनों के तीनों सदिश कैसे सदिश हैं? सह आदिम सदिश है। तो इसको बात को ध्यान में रखना कि सह आदिम क्या है? सह आदिम सदिश है। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तीन चीजें पढ़ी और तीनों में से एक एक सवाल था। पहला तो बताइए कि है ना दक्षिण में था, इसको पश्चिम में विस्थापित करवा के बताइए, ये बता दिया। कह रहा है कौन सदिश कौन अदिश बता दिया।
और कह रहा है कौन इन प्रकारों में से सवाल आ गया, तो प्रकार बता दिए। तो इस हिसाब से अपने जो एग्जाम्पल 1, 2 और 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आपको अगर ये उतारने तो उतार लीजिए, नहीं तो अपने बुक के अंदर कर रखे हैं ये। मैं आगे चलता हूं और आगे अपन करते हैं एक्सरसाइज जो है 10.1 उस पे चलते हैं। 10.1 जो एक्सरसाइज है उसका भी पहला सवाल ऐसा ही है जो यहाँ पे बना रखा है। जो पहला सवाल, पहला एग्जाम्पल है वैसा ही पहला सवाल है। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। जैसे मैं वापस डायरेक्शन बना देता हूं पहले सवाल की, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, यानी ये पहले उत्तर में था और पूर्व तो इधर रह जाता है, तो 30 डिग्री पूर्व में तो मतलब ऐसे घुमा दूंगा, डायरेक्शन इधर बता दूंगा और कितना लिख दूंगा यहाँ पे 30 डिग्री लिख दूंगा। और यहाँ पे बता दूंगा कि परिमाण इसका कितना है 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे परिमाण 40 किलोमीटर ही पड़ा है। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसका आलेखीय निरूपण कर सकते हैं, उसको ग्राफ पे इस हिसाब से दर्शा सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जैसे पहला है 10 किलो, है ना, पहली जो राशि दे रखी है वो दे रखी है 10 केजी। 10 केजी किलोग्राम तो जो होती है ये द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान तो अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान में तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ती ना, कि है ना 5 किलो उत्तर दिशा के अंदर, 10 किलो दक्षिण दिशा में जरूरत नहीं पड़ती। फिर 2 मीटर उत्तर पश्चिम में, अब की बार दूरी दे दी 2 मीटर, परंतु साथ में दिशा दे दी कि कहां पे, उत्तर पश्चिम के अंदर। इसका मतलब ये वाली दूरी नहीं है, अब क्या बन गया, ये विस्थापन बन गया है। और विस्थापन तो आप जानते हो कैसी राशि है, विस्थापन तो एक तरह की सदिश राशि है। इसके बाद में दे रखा है 40 डिग्री। 40 डिग्री इसका मतलब कोण दे रखा है। अब कोण तो 40 डिग्री किधर ही बना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, इसका मतलब दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, तो कैसी राशि, अदिश राशि। फिर कह रहा है 40 वाट। 40 वाट, वाट तो जो मात्रक होता है वो वाट मात्रक किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ये जो शक्ति है 40 वाट, ये भी अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति पावर पावर होती है, ना दिशा की जरूरत पड़ती है उसमें। फिर 10 की पावर -19 कुलम, यानी 10 की पावर -19 कुलम। कुलम का मतलब गुलाम, यानी ये दे रखा है क्या, आवेश दे रखा है। आवेश के अंदर भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। और फिर हम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगली जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप जानते हो ये जो है ये त्वरण है, और त्वरण है तो त्वरण अपन जानते हैं कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर, फिजिक्स में काम आती है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और ये जो है कैसी राशि है, सदिश। तो इसमें भी वही सवाल था जो अभी पीछे किया था, सदिश और अदिश बताना था, ये सदिश और अदिश बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है निम्न को अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। फिर वापिस यही सवाल है, फिर यही सवाल है। तो आगे देखो, जैसे पहला दे रखा है समय कालांश, यानी पहला दे रखा है क्या, समय कालांश। समय कालांश का मतलब टाइम पीरियड दे रखा है, समय कालांश दे रखा है। समय कालांश टाइम पीरियड तो जो होता है वो अदिश राशि होती है, उसका तो क्या कि है ना 6 बजे से 7 बजे तक गणित की क्लास लगेगी, ये उसका टाइम पीरियड है। तो क्या उसके अंदर जरूरत पड़ेगी कि उत्तर दिशा में लगेगी क्लास, नहीं पड़ेगी। फिर दे रखा है दूरी, अगली जो राशि दे रखी है दूरी, क्या दूरी भी है सदिश राशि है क्या, नहीं है, कैसी राशि है, अदिश। चाल होती, सॉरी विस्थापन होता है इसकी तरह, तो क्या करते हैं अपन, सदिश करते, नहीं तो दूरी अदिश राशि है। आगे दे रखा है बल। बल तो आप जानते हो बल के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब बल जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। फिर बाद में है वेग। वेग आप जानते हो वेग भी कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल जो है वो अदिश राशि होती है, परंतु वेग विस्थापन बटे समय जो होता है वो सदिश राशि है। फिर आपके हैं क्या, कार्य। कार्य जो होता है, कार्य वैसे देखें तो W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। दो सदिश राशियां हैं और दो सदिश राशियों का आगे पढ़ेंगे गुणा करते हैं तो वापस सदिश राशि ही आती है, इसका मतलब कार्य जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये वाले भी वैसे ही प्रकारों पे ही है कि कौन सदिश और कौन अदिश।
इसके बाद में जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में सदिशों के प्रकारों पे सवाल है देखिए, और एक डायग्राम बना के दे रखा है। मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूँ। एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, और एक यहीं से आके यहाँ मिल रहा है। ये वाला ए सदिश है, ये वाला बी सदिश है, ये वाला सी सदिश है, और ये वाला डी सदिश है। पहला ही पहला जो है उसका वो कह रहा है कि है ना, इसके अंदर आप बताइए कि सह आदिम सदिश कौन से हैं। यानी ये कह रहा है बताइए आप सह आदिम सदिश कौन से हैं। तो सह आदिम अपन जानते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। इसका प्रारंभिक बिंदु ये और इसका प्रारंभिक बिंदु ये। अगर यहां से बात करें तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो ये है, पर इसका अंतिम बिंदु है इधर वाले का, तो ये तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये प्रारंभिक बिंदु इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है। इसका मतलब ए सदिश और बी सदिश दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक ही बिंदु से जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, आदिम सदिश है। ए सदिश और ए सदिश और इधर कौन सा, ये डी सदिश है। तो ए सदिश और डी सदिश कैसे है, से आदिम सदिश है। इसके बाद में दूसरा पूछ रहा है कि है ना बताइए समान सदिश। समान सदिश पूछ रहा है, तो जिनके परिमाण और दिशा एक जैसी होती है वो समान सदिश होते हैं। तो परिमाण तो वैसे चारों के बराबर ही, वर्गाकार चित्र बना रखा है ये, है ना, वर्गाकार बना रखा है, परंतु डायरेक्शन सेम देख लो। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक जैसी है। इसका मतलब डी सदिश और बी सदिश जो है उनकी डायरेक्शन एक जैसी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। तीसरी बात करते हैं सरेख परंतु असमान। यानी वो कह रहा है कि क्या होने चाहिए, सरेख होना चाहिए, परंतु कैसे होने चाहिए, असमान होने चाहिए। मतलब होने सरेख का मतलब तो क्या होता है कि उनके एक ही दिशा के समांतर, यानी एक ही भुजा के समांतर होना चाहिए। और असमान मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। सरेख तो वो होते हैं जैसे ये वाला और ये वाला तो सरेख है, दोनों समांतर है, परंतु इसकी तो डायरेक्शन एक जैसी है। ये वाला और ये वाला भी समांतर है, परंतु इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, यानी असमान है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला जो सदिश है, यानी ए सदिश और ये जो सी सदिश है, ये क्या हो जाएंगे अपने सरेख हो जाएंगे, परंतु कैसे, असमान सदिश हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है सह आदिम सदिश, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो ये वाले हो जाएंगे। समान सदिश जिनका परिमाण दिशा बराबर हो तो ये दोनों हो जाएंगे। सरेख तो जो समांतर होते हैं परंतु असमान दिशा दे दी साथ में, तो ये वाले दोनों हो जाएंगे। होने में सरेख, ये दोनों भी क्या है, सरेख है। इसके बाद में आगे है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य में दीजिए। यानी ये कह रहा है ए सदिश तथा ए माइनस ए सदिश सरेख है क्या, हो सकती है। यानी इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है तो दोनों समांतर ना। यानी अपने को क्या चाहिए, सरेख के लिए समांतर चाहिए, ये दोनों समांतर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो है इसके अंदर सत्य हो जाएगा कि सदिश समांतर हो सकते हैं दोनों, उनकी भले ही दिशा विपरीत हो तो वो सरेख हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है ए सदिश और माइनस ए सदिश सरेख है क्या, हाँ है। दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है क्या, कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक सदिश ये वाला है ए सदिश और दूसरा सदिश मान लो ये है बी सदिश, दोनों है तो समांतर ना। परिमाण जरूरी नहीं है कि बराबर हो तो चलेगा, पर जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो ये कह रहा है सदैव ही समान होता है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसका मतलब सेकंड जो है वो अपना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं क्या, यदि परिमाण समान हो वो सरेख हो जाएंगे, जरूरी है क्या। एक सदिश ये मान लो ए सदिश है और एक सदिश मान लो ये बी सदिश है, परिमाण तो दोनों के बराबर है, क्या ये सरेख सदिश है क्या, ये दोनों सरेख है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा हो जाएगा, उसके में क्या असत्य हो जाएगा कि सदिश तो दोनों है, परिमाण बराबर है, परंतु दिशा बराबर नहीं है। तो समान परिमाण वाले सरेख हो ये कभी जरूरी नहीं है। फिर कह रहा है समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं क्या, यानी वो कह रहा है कि परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर भी होने चाहिए। और कह रहा है कि ये समान सदिश हो जाएंगे क्या, समान सदिश तो कैसे हो जाएंगे, परिमाण समान है, परिमाण समान है, मान लो ये है, ठीक है। सरेख है, इसका मतलब परिमाण समान है, सरेख है तो ऐसे हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, परिमाण समान है, दोनों एक दूसरे के सरेख है क्योंकि समांतर है, परंतु डायरेक्शन भी तो समान होनी चाहिए। समान होने के लिए डायरेक्शन इनकी विपरीत है, इसका मतलब ये वाले
समान भी है, सरेख भी है, परंतु यानी इनका परिमाण समान है, सरेख है, परंतु ये समान सदिश नहीं कहलाते, क्योंकि डायरेक्शन जो है इसकी क्या है, अलग अलग है। तो इस हिसाब से अपने जो 10.1 एक्सरसाइज थी उसके अंदर इतने ही सवाल थे। 5 सवाल थे, 5 सवाल किए। 5 सवालों से पहले अपन ने क्या पढ़ा कि वास्तव में इसमें पढ़ने वाले क्या, कि जब भी अपन क्या करते हैं, पहले किसी चीज की पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है और किस हिसाब से पढ़ना है, तो उसके बाद में आगे जो प्रश्नावली करते हैं वो एकदम सिंपल लगती है। तो इस हिसाब से अपन ने जो 10.1 एक्सरसाइज थी उसके बेसिक कंसेप्ट और उस प्रश्नावली को इस वीडियो में कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे भी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। धन्यवाद।